हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम सेशन लेके आए हैं वो है जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा। आप सबको पता है इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम की तो वो 17 तारीख को है अभी तक, बट इसके पोस्टपोन होने की पूरी उम्मीद है। एडमिट कार्ड पहले भी क्या था, जारी होने से पहले ये पोस्टपोन हो गया था। अब भी क्या है कि जो धरना प्रदर्शक वाले विद्यार्थी हैं वो धरना दे बैठे हैं, तो देखिए क्या होता है। बट हम अभी 17 मान के चलेंगे क्योंकि इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। क्योंकि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बहुत रेयर केस में क्या होता है कि आपका कोई भी टेस्ट हो या कोई भी आपका कुछ भी हो वो पोस्टपोन्ड होता है। तो चलिए देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन के। आज हम बात करेंगे 7 भाग की। इससे पहले हम 6 करा चुके हैं, मगर किन्हीं कारणों से हमने बीच में बहुत क्या कर दी है, गैपिंग कर दी है। आज हम 7 पार्ट को लेके आए, बट अब कोशिश करेंगे कि अब ये गैपिंग ना हो। तो चलिए, इसमें क्या है, आपको जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती तथा आपके जितने भी टैट हैं, चाहे वो सुपर टैट हो, यूपी टैट हो, सी टैट हो, ऑल ओवर, यानी जितने भी आपके टेस्ट हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल पर, दोनों ही लेवलों पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हुए हैं। क्योंकि इसमें आपके रिपीटेड क्वेश्चनों को भी रखा गया है जो काफ़ी अहम हो जाते हैं। और आपको बता दें कि इसमें वही क्वेश्चन है जो या तो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं या जिनकी प्रबल आने की संभावना है। तो चलिए, आज का मोटिवेशन को जो आपको ऊर्जावान भी रखेगा तथा दूसरों से अलग भी रखेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और आप हार नहीं सकते, याद रखिएगा। ठीक है। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर टेस्ट पोस्टपोन हो जाता है तो आप क्या करें, अपना तैयारी को पोस्टपोन ना करें, तैयारी करते रहें। क्योंकि काफ़ी टेस्ट एक साथ टकरा रहे हैं अक्टूबर के माह में। तो विद्यार्थियों के अनुरोध पर ये इस तरह से हो रहा है कि टेस्टों की डेट पोस्टपोन हो रही है। तो आप परेशान ना हो, केवल और केवल अपने कंटेंट पर पकड़ रखें। चलिए, आज का जो यूनिट है वो 7 यूनिट है। अगर बात करें, हमने यूनिट वाइज कवर कराने की कहा है, तो हम 32 यूनिटों को कवर कराएंगे यहाँ पे। तो एमसीक्यू टाइप में पूरी 32 के 32 यूनिट आपको मिलेंगी। अगर बात करते हैं इसके पीडीएफ की, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 6ठी शताब्दी ईस्वी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? तो ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है, तो आपका कौन सा है? आपका ए राइट आंसर है। इसने पूछा है सत्य नहीं है, यानी जो बताया जा रहा है वो असत्य कथन है। तो राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, ये एकदम गलत बात है। अगर ग्राम भोज की बात की जाए, भोजका तो ये गांव का प्रमुख होता था जो राजा के लिए कर संग्रह का कार्य करता था। ठीक है। ग्राम भोजका क्या होता था? जो टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर समझिए आज का, ये क्या करता था? टैक्स इकट्ठा करता था राजा के लिए। रेवेन्यू जो ऑफिसर होते हैं जो टैक्स लेते हैं, ऐसे ये टैक्स इकट्ठा करता था और संग्रह का कार्य करता था। यह प्रा क्या होता था? बड़ा भूस्वामी होता था और उसके पास दास भी होते थे। इसके अलावा यह भूमि पर खेती हेतु मजदूरों को लगाया करता था और इसका पद वंशानुगत होता था। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राम भोजका है, इसका पद कैसा होता था? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, यानी वंशागत होता था। ठीक है। ठीक है, वंशागत यानी एक वंश से दूसरे वंश में जिस तरह राजगद्दी आती है उसी तरह। नेक्स्ट चलते हैं। हर्ष ने माने जाने वाले सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन किया? ठीक है। तो किसका अंकन किया? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो अंकन था आपका शिव और पार्वती का। ठीक है। क्योंकि हर्ष के क्या कहते, ये क्या था? मोखरी शासकों के सिक्कों के साथ क्या था? भिटौरा ढेर से प्राप्त हुए हैं। ये हमें ऐसे सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए जिससे हमें शिव और पार्वती मिली हैं? तो वह हमारा है भिटौरा। ठीक है। भिटौरा एक स्थान है, हमें वहाँ से ही ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हर्षवर्धन ने प्राय संसद आयोजित की थी, वह दूसरा कथन कह रहा है। कथन क्या है? हर्षवर्धन ने प्राय संसद आयोजित की थी, जबकि इसका कारण जो कह रहा है वो कह रहा है
वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। यानी पहला कथन क्या है कि संसद आयोजित की थी, ठीक है। तो दूसरा है कि वो बौद्ध धर्म की क्या कर रहा था, उसकी महायान की शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता, क्योंकि संसद का संबंध यहाँ महायान शाखा से तो नहीं है। तो यानी ए की व्याख्या क्या है, आर नहीं करता, बट अपने अपने में ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और आर दोनों अलग अलग सही है, परंतु ए की सही व्याख्या कौन, आर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अपने अपने में सेपरेट अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, मगर कोई किसी की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री आपका जो थे वो थे आपका युआन च्वांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है किसकी, जब भी आप पेपर करें तो याद रखें कि जो लास्ट वाला टॉपिक है यानी लास्ट वाली जो वर्ड है सत्य या असत्य उसे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसी मिस्टेक से बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो आपकी कभी गलत ना हो इसलिए आप क्या करें कि उसके नीचे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या रहेगा, वो पॉइंट जब आप सॉल्व करेंगे तो याद रहेगा कि इसके नीचे क्या करना है। तो इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है, और सत्य कथन की बात करें तो यहाँ पे हमें सत्य जो नज़र आ रहा हुआ है, जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष के द्वारा सत्य परीक्षा की जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। यानी उनके समय में जो था, जब आपके हेनसांग आया था तो उसने बताया कि सत्य की क्या जांच करने के लिए ये साधन थे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, क्योंकि हम ट्रिक से बता चुके हैं कि चीनी यात्री हेनसांग और आपका फाहान किस किस के शासनकाल में आया। इससे पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और बताया भी है ट्रिक से, ठीक है। हा से हर्ष और हा से याद रखना क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा सही, तो दूसरा हमारा जो सही बनता है वो बनता है व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो नौघाटों और नौकों जो होती हैं वो कितने थे, वो किनारे होते हैं हमारे किसके, जो समुद्री या नदियाँ होती हैं उनके। तो उन पर भी क्या था, टैक्स था, ठीक है। याद रखिएगा शुल्क देना पड़ता था। तो जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा बी, यानी 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय क्या था, पठन पाठन का सर्वश्रेष्ठ केंद्र भी था तथा सबसे पुराना भी था। तो हेनसांग था जिसने वहाँ पर क्या करा था, भ्रमण भी किया था, घूमा भी था और अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट चलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, अगर वल्लभी की बात की जाए तो वो हमारा गुजरात में स्थित था। अगर वल्लभी की बात की जाए तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में क्या है, आपका काठियावाड़ में स्थित है, और वल्लभी नगर और आपका इसी नाम से राज्य था, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ क्या था, शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। तो क्या था वो, वल्लभी शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए पूछा है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो आप याद रखिएगा कि कहाँ पे स्थित था, गुजरात में। छठवीं और 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश वहाँ शासन कर रहा था। तो आपको बताना है कि कौन सा मौर्य वंश शासन कर रहा था, तो वो हमारा था लाट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा मौर्य वंश वहाँ शासन कर रहा था। तो आपका लाट है, ये 6वीं और 7वीं शताब्दी में शासन कर रहा था, जिसको क्या कहते हैं, सिसोदिया वंश का प्रारंभिक पुरुष या फिर आपका क्या है, गोहिल ने मारकर क्या करा था, भगाया था, और वहाँ पे क्या करा था, गहलोत वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। इसके वंश को भगाकर इन्होंने क्या करा था, गहलोत वंश की स्थापना कर दी थी। ये बात याद रखिएगा। सिसोदिया वंश को किसने खत्म किया, तो वो था गहलोत वंश। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं बौद्धिक परंपरा के समर्थन करने के लिए
आपका है विख्यात है, तो आपको बताना है कौन विख्यात है, तो वो हमारा आपका है कुमारिल। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब विख्यात है किसके लिए, आलोचना एवं बौद्धिक परंपरा के समर्थन के करने के लिए। इसने बुद्ध धर्म की आलोचना की, यानी बुद्ध धर्म को क्रिटिसाइज किया, और वैदिक जो परंपरा थी, प्राचीन कालीन जो परंपरा थी, उसको सपोर्ट किया। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो आपका कौन थे ये, कुमारिल भट्ट थे। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, कुमारिल भट्ट। और क्या करा था इन्होंने, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का आपका है जन्मना अधिकार मानते थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ज्ञानेश्वर। आपको ज्ञानेश्वर याद रखना, बट उसके आगे वी लगा देना, वी ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो ये क्या मानते थे कि पुत्र को जो पैतृक संपत्ति है उसको जन्म से ही अधिकार उसका माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुप्त काल की विशेषता पूछी जा रही है, तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो हमारा है केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। तो बाद बाकी भूमि आपका है अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में वृद्धि, और तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि। तो ये कथन सारे सत्य हैं, जबकि असत्य की बात की जाए तो असत्य हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का चलन दर्शाता है कि, तो ये क्या दर्शाता है, तो वो हमारा है व्यापार का ह्रास हो गया था। चरण का मतलब है कम हो जाना, तो ये क्या दर्शाता है कि व्यापार का ह्रास हो गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो कुषाण युग है उसकी की तुलना देखा जाए तो गुप्त युग में व्यापार के ह्रास के पर्याप्त चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, ऐसे प्रूफ मिलते हैं जिससे पता पड़ता है कि व्यापार ह्रास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन आपका है अंतजय नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा यमन। ठीक है, आपका अंत्यज नहीं है, तो आपका यमन जो शासक है वो आपके अंत्यज नहीं है। जबकि गुप्तोत्तर काल में क्या है, अस्पृश्य यानी अंतज जातियों की संख्या तथा अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे जो यमन है वो आपके अंतज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो आपको बताना है कि किसका जो मेन पॉइंट होता है, यानी ऊपर की चोटी जिसे बोलते हैं साधारण भाषा में, उसका कौन सा शिखर क्या है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो भीतरगांव क्या है, ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है, याद रखिएगा भीतरगांव। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्वालियर का, क्या है, ग्वालियर का तेली मंदिर। तो इसकी जो आकृति है वो क्या है, शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो स्मारक दी हैं उन्हें तिथि क्रम में, यानी उनके निर्माण का जो समय है उसमें व्यवस्थित करना है। तो हमें देख लेते हैं कौन सा है आपका। तो पहले आपका आ जाएगा 2, यानी द्रौपद रथ और आपका है मल्लपुरम। फिर आ जाएगा आपका 3 यानी कैलाश मंदिर और एलोरा की गुफाएं। फिर आपका जो आएगा वो हमारा आएगा आपका है बृहदेश्वर मंदिर और तंजावुर। तो आपका 3 पे ये आएगा। फिर 4th की अगर बात करी जाए तो 4th पे 4th ही रहेगा, यानी मीनाक्षी मंदिर और मदुरै, ये सबसे बाद के हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कूट बनेगी वो हमारी बनेगी बी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे जो स्पीड रखी जा रही है वो नॉर्मली रखी जा रही है। तो आज अगर स्पीड वगैरह आपको ज़्यादा लग रही हो या तेज़ लग रही हो तो आप बता सकते हैं। अगर बात करें पल्लव नरसिंह वर्मन के समय में क्या हुआ था, पल्लव शैली का विकास हुआ था। आपको यहाँ पे रखना है याद कि पल्लव शैली का विकास कब हुआ था,
वो हुआ था आपका है नरसिंह वर्मन के समय में। ठीक है, और इसने किसकी उपाधि धारण की थी, ये पेपरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो हमारी है आपकी आप याद रखिएगा मम्मम ला। ठीक है, ममला। तो मामा याद रख लेना, कुछ नहीं याद रहता है तो मामा ने लाली को लिया। ठीक है, मम्मा लल। तो ये यहाँ की उपाधि किसने धारण की थी, याद रखिएगा नरसिंह वर्मन ने। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, जो दिखता है उसे स्वीकार करता है, वो हमारा है चारवाक। चारवाक क्या करता है कि प्रेजेंट में आप खुश रहिए और चाहे कर्जा लेकर आपको दूध वो घी क्यों ना पीना पड़े। तो आपको चारवाक जो दर्शन है वो खाने पीने और मतलब भविष्य के लिए जोड़ने पर नहीं, अभी प्रेजेंट में जीने के लिए कहता है। न्याय दर्शन प्रवर्तक कौन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है गौतमी। ठीक है, गौतमी को न्याय दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो कपिल है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है हमारे, वो हमारे कपिल है। अगर बात की जाए आपके पतंजलि की तो वो हमारे क्या है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे और कौन है आपका, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनमें यही है, बट आपको क्या करना है कि पूर्व मीमांसा किसकी है, जैमिनी की, जो अभी बताई गई है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन की बात की जाए तो वो कपिल का है, और आपने देख ही लिया। न्याय दर्शन की बात की जाए तो वो हमारा गौतमी का है। ठीक है, न्याय दर्शन किसका है, गौतमी का है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है स्यादवाद संबंधित है, तो हमारा किससे संबंधित है, वो हमारा जैन से। ठीक है, जैन धर्म में होता है आपका स्यादवाद। अगर स्यादवाद की बात की जाए तो ये क्या है, इसका अर्थ होता है सापेक्षतावाद। ठीक है, यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अव्यक्त करने की सापेक्षिक सिद्धांत है। ठीक है, समझे, समझाने, अव्यक्त करने की क्या है, सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षिकता का अर्थ है किसी से अपेक्षा से या फिर अपेक्षा के विचार से कोई चीज़ सत्य भी हो सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका है मीमांसा से। ठीक है, अपूर्व का सिद्धांत। जो मीमांसा है वो क्या करता है, दर्शन कर्म को ही महत्व देता है और अपनी शक्ति यानी अपूर्व से बल प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, वो अपनी शक्ति से बल प्रदान करने में ही सक्षम है। इसके लिए ईश्वर की सत्ता को आवश्यक नहीं मानते ये लोग, जो है अपूर्व सिद्धांत वाले, जो ईश्वर में विश्वास वाली जो सत्ता है उसको नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध आपके विधिवेत्ता थे, तो मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो विधिवेत्ता थे तो वो हमारे थे यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है विज्ञानेश्वर, जो अभी हमने पढ़े थे ज्ञानेश्वर के नाम से। और फिर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हेमाद्री, और फिर हमारा बनेगा राजेश। आपका जो फिर नेक्स्ट बनेगा वो हमारा जो कूट बनेगी वो बनेगी आपकी जीमुत वहाक। ठीक है, तो आपका 1, 2 और 4, तो आपकी कहाँ पे ये सीरीज है, तो ये हमारी है सी में। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप बस क्या करेंगे, एक बार इसको अवश्य देखें। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके ये क्वेश्चन माइंड से स्किप्ट नहीं होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर कथनों की बात है तो उन पर क्या है, पहला कथन जो कह रहा है वो हमारा है आपका है एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली का स्थापत्य है। दूसरा कह रहा है मान टापू स्थित दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का शिखर आपका है खजुराहो के मंदिर की शैली में है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे, तो इसने पूछा है सही है, तो यहाँ पे दोनों ही सही है, यानी
माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का शिखर यानी खजुराहो के मंदिर की शैली है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यानी संन्यास को तो उसने भी गलत कहा, और जबकि क्या है आपका यज्ञीय वैदिक परंपरा को उसने राइट कहा। तो आपका जो 21 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका कुमारिल। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन है हमारा, वो हमारा है कुमारिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यानी काल के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो पहले आते हैं हमारे शंकराचार्य, बहुत बुजुर्ग थे यानी बड़े हैं सब में, रामानुज और फिर चैतन्य भगत। तो जो हमारा कालक्रम रहेगा वो ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं सुमेलित है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित बताना है। तो यहाँ पे जो सुमेलित है वो हमारा है आपका जो एक ही मतलब मिल रहा है पेयर्स, वो हमारा है द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है आपके? माधवाचार्य। तो एक ही मिल रहा है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। वेदांत की शुद्धाद्वैत विचारधारा के संस्थापक थे। तो कौन संस्थापक हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। तो वो हमारा है वल्लभाचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, यानी आपके जितने भी दर्शन हैं इसमें लगभग आए से जा रहे हैं, तो उसके संस्थापक हैं। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अद्वैतवाद। तो इसके कौन है? शंकराचार्य, जो सबसे पहले क्या थे हमने पढ़े थे, यानी उसके बाद शंकराचार्य थे। और शंकराचार्य से अगर पहले की बात की जाए तो वो रामानुज थे, फिर चेतन भगत थे। तो इस तरह से अद्वैत का दर्शक का कौन है? तो वो शंकराचार्य। नेक्स्ट चलते हैं। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी। तो आपका कौन है? सुंग कर गया। ठीक है, तो जिसने क्या करा? भारत की यात्रा की थी। तो वो ईयर पूछी जा रही है, तो वो हमारी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है मिताक्षरा, अक्षयनिधि, अवतारवाद और हेमचंद। इनको क्या करना है? सही कोटेशन यानी सही उसमें लगाना है कालक्रम के अकॉर्डिंग। तो हम देख लेते हैं कि इसका क्या रहेगा। यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, हमारे पास पेयर्स बनाने हैं। क्या करना है सुमेलित में? इनके पेयर्स जोड़े बनाने हैं। तो आपको बात कर रहे हैं कि यह क्या है? मिताक्षरा। तो आपकी वो किसकी है मिताक्षरा? वो है हमारे विज्ञानेश्वर की। विज्ञानेश्वर को आप ज्ञानेश्वर याद रख सकते हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो अगला कोड बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे अक्षयनिधि, एक प्रकार की जमा की धनराशि है। ठीक है, की गई राशि है अक्षयनिधि, जिसका कभी भी क्षय ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। आपका अवतारवाद, तो या राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा भगवत गीता से। हेमचंद की अगर बात करते हैं तो हेमचंद का क्या रहेगा? परिशिष्ट आपका है आपका परवन। इस तरह आपकी कोट बनी, और जो कोट बनी वो आपको मतलब बतानी है कि ABC कौन सी है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी, क्योंकि बी कोट काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। तो अब तक का हमने क्या करा है कि उन क्वेश्चनों को करा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं तथा जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो अगली वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ में रहेंगे, और तब तक क्या करें कि ये PDF है वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और एजुकेशन के भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी डाले जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो विद्यार्थी TGT, PGT और LT में ही जाना चाहते थे, तो उनके लिए भी अब बब्बर वैकेंसी आ रही हैं। बट आपको क्या करना है, कमान किस पर रखनी है? अपने ऐसे कंटेंट पर रखनी है जो नॉर्मली गलत ना हो। तो आई होप आपको क्या करें, TGT, PG और LT की क्लास जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर जिन विद्यार्थियों का LTG, TGT और PGT होम साइंस है, तो उनके लिए यहाँ पे जो क्लास है
वो बिल्कुल मुफ्त में रहेगी। टीजीटी, पीजीटी और एलटी की ही तीनों को ही हम कवर करने की पूरी कोशिश में रहेंगे। इसीलिए हमने क्या करा है कि नेट का नहीं रखा, क्योंकि नेट का सिलेबस है वो टीजीटी, पीजीटी में काम तो आता है, पर उसका सिलेबस और एरिया दोनों ही वहाँ पे क्या है आपकी से अलग हो जाते हैं। तो जो विद्यार्थी होम साइंस से क्या कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी जो भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन ऑथेंटिक नहीं आया बट अखबारों में आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल टीजीटी, पीजीटी और एलटी की ही होम साइंस की तैयारी कराता है। वो भी आपको केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से पूरी, और आपको प्रोवाइड जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी एक टॉपिक यानी इसके हम पूरे के पूरे 36 यूनिटों को कवर करेंगे, क्योंकि इसकी परीक्षा के पोस्टपोन होने के कम ही चांसेस हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और क्या करें कि अब तक आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या करें कि जुड़ जाइए इस चैनल पर, यानी इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेटर कर पाएंगे। तथा जिन विद्यार्थियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जिससे सबसे पहले जो बेल आपकी क्या है, जो सबसे पहले क्या होगा, आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।